अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह ए दरक्षा बाई फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 24 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। पार्ट 2। Among all the sceneries, you were the brightest one. I could stare at you for the rest of my life. Drop by drop, rain of your love poured into me. I wanted to keep you from any storm, only to realize it was me all along. My love will tend you, my shadow will terrify you. Burned from the same star, stardust sipped into our veins, yet never fated to be, never mine to keep. Condemned to burn, accursed to longing, our paths might never shrink, our destinies may never coincide. अरोबा अब्बास। बाब सोम। सामे बेसहर। शोर से दर्द अलामा। गर्दिश देहर अलहिजर। बहके हुए से काफले सहमी हुई सी रह गुजर। आमरी जान इंतज़ार आमरे आफताब शौक। तेरे बगैर जिंदगी कब से है शाम बेसहर। 1 September 2020। Dear diary, she looked at me, tears trembling in her eyes. Something inside me broke, maybe my heart. The pain was so loud, I could not stand anymore. So I kneeled before her. Amar Khan. If you had asked for my life, I would have given that to खाना। You are मेरा। किस्से और कहानियाँ ऐसी अनगिनत दास्तानें कहती हैं कि जब शाह वक्त तख्त पर बैठा तो उसके हाथों से टपकता लहू कदमों में गिरता जाता था। शाह वक्त के सर पर चमकता ताज गवाह है कि वो कातिल है मासूम जानों का जिन्हें बगावत के डर से कुचल दिया गया। कालीन को छूते बेदाग शाही लिबास से उस खून की महक उठती है जो कई जिस्मों में जिंदगी बनकर दौड़ता है। सुनहरी होकर चुपती धूप से झुलसता आफताब ऐनी शाहिद है कि जब शहर में नए सुल्तान के तख्त नशीनी के मुनादी करवाई जा रही थी तो महल में बेक वक्त कई ताबूत कंधों पर उठाए गए थे। उन ताबूतों में लाशें हैं सुल्तान वक्त के भाइयों की, सुल्तान के अलावा तख्त के हर वारिस की। जब दरबार में हर सलामत सर सुल्तान के आगे झुककर अपनी अताअत का यकीन दिला रहा था तो महल के राहदारियों में भागते दौड़ते बच्चों की खिलखिलाहटें गूंजती थीं। बच्चे, प्यारे मासूम बच्चे। कोई भी सुल्तान भाइयों के साथ अपनी औलाद की गर्दन पर खंजर नहीं चलाता। किसी बादशाह की तलवार ने अपने 7 साला बेटे का सर कलम नहीं किया। नमली मेरा के पहाड़ों ने उस दिन नई दास्तान रकम की थी। शहंशाह खावर की सुनहरी तमतमाती धूप में एक तलवार बुलंद हुई, पहाड़ लर्जे, सफेद फूल सुर्ख हुए। तलवार शहरियार खान की थी। तलवार की नोक पर अमर खान खड़ा था। कोई बाप अपने बेटे का खून नहीं करता, फिर अमर क्यों लहूलुहान हुआ? उसकी हर रग से खून निचड़कर नमली मेरा के सब्जे पर बहता जाता था। नमली मेरा की तारीख में अमर खान का कत्ल पहला कत्ल था जो तख्त के लालच में हुआ। तख्त बड़ी अजब शय है। जख्मों से चूर अमर को उससे शदीद नफरत महसूस हुई थी। शहरियार को तख्त चाहिए था जो मुजाहिद खान की झोली में आन गिरा। शहरियार नमली मीरा से निकाले गए तो वहां के पहाड़ों में मुजाहिद खान को भी पनाह ना मिल सकी। बहुत मुनासिब, ऐसे ही होता आया है। यूं ही हुआ। तख्त खाली है, महल की राहदारियां वीरान हैं, ऐवान दम साध चुके हैं। खदाम मनबर पर खड़े हैं कि नए सुल्तान के तख्त नशीनी की मुनादी करें, मगर कौन? 7 साला वो बच्चा जो माँ का डिप्रेशन सह रहा है, बाप के होते हुए यतीम है। अपने बेहद अजीज चचा की जुदाई ने जिसके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली है, वो बच्चा, वो जो घर में दादा माँ खाला के होते हुए भी खादमों के रहमो करम पर है। वो खुद को पाल रहा है, खुद बड़ा हो रहा है, अपने जख्मों पर खुद मरहम रखता है, खुद को कहानियां सुनाकर सोने की कोशिश करता है, जिससे कोई बात नहीं करता, जिसके लिए किसी के पास वक्त है न तसल्ली के 2 बोल, जिसका खाना माँ दादा के इंतजार में ठंडा हो जाता है मगर वो नहीं आते, जो माँ की आगोश के लिए तड़प रहा है, जिसकी आंखें किसी बेटे को बाप की तरफ लपकते देखकर नम हो जाती हैं, जो दादा के हाथ को बड़ी तरसी हुई निगाहों से देखता है कि शायद ये मामून हाथ उसके सर पर टिके, मगर सब उससे ऐसे दूर हैं जैसे वो अछूत हो। वो अमर। बहुत सी तारीख वीरान
तवील राहदारियां पीछे छोड़कर वसी हॉल के ठंडे बर्फ फर्श पर वो सिमट कर सोया हुआ है। सर के नीचे बाजू दे रखा है। सामने आतिशदान में लकड़ियां चटक रही हैं और उसके बराबर में उसकी किताबें रखी हैं। वो काम करते करते सो गया है। तख्त लबों पर बेरहम मुस्कुराहट सजाए उस बच्चे को तकता है। कोई तो उसे छुपाए, पहाड़ उसे पनाह दे, कब्जाओं से अपनी लपेट में ले ले, वरना उसके आगे इतने तवील, इतने पुरजोर चश्मे आन खड़े हुए कि वो तख्त से बेचार है। बड़ा बदबख्त बच्चा है। सुबह का सूरज तुलू हुआ और मनबर पर खड़े खदाम ने मनादी कर दी। सुल्तानों का सुल्तान, मालिकों का मालिक, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। नमली मेरा के ऊंचे पहाड़ उसकी बढ़ाई के आगे खाक बराबर, जिसकी रहमत के चश्मे बहते नहीं थकते और जाहो जलाल कायनात लर्जा दे। उसी रब जिल जलाल की कसम, सरदार जहाजेब खान के बाद नमली मेरा का हर फर्द सरदार अमर खान के ताबे है। बहुत मनहूस किस्मत पाई थी अमर ने। बाप के बाद उसे किसी से शदीद नफरत थी तो वो सरदारी थी। वही सरदारी उसके कदमों की जंजीर बन गई। तख्त का खंजर गर्दन पर यूं चला कि वो बरसों नीम बिस्मिल होकर तड़पता रहा था। तख्त जान मांगता है, उसे पाने के लिए लहू बहाना पड़ता है। तख्त ने अमर से अमर की जान मांगी। वो नन्हा नाजुक वजूद लब भींचते हुए नमनाक आंखों से आईने में अपने जख्म जख्म हुए अक्स को देखता गया। कौन है अमर? अमर 7 साला बच्चा है जो बाप की लालच की भेंट चढ़ा है। दुनिया में जज्बाती और नफ्सियाती इस्तिहाक, इमोशनल एब्यूज के केसेस की बड़ी तादाद कभी मंजरे आम पर नहीं आती। दौलत के लालच में या गुर्बत से तंग आकर कई मासूम जानें अपने वालिदैन के हाथों बेच दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, वरना विरासत के झगड़ों में उनसे उनकी शनाख्त छीन ली जाती है। बच्चों को अपने जेर असर और खुद पर मुनस्सिर रखने के लिए हर तरह से जहनी दबाव का शिकार किया जाता है। अमर ऐसे ही एक केस का सर्वाइवर है। अमर साइकोलॉजिकल एब्यूज का सर्वाइवर है। वो मासी के औराक पलटें, हर अजियतनाक याद को अजियत के तराजू में तोलें तो जहन की स्क्रीन पर सबसे पहले वो मंजर उभरता है कि जब वालदा बाबा के कदमों में बैठी थी और बाबा उनके सर से चादर खींच चुके थे। 7 साला अमर चौखट थामे हुए खड़ा है। मुजाहिद खान और शहरियार दस्तो गिरेबा हैं। उसे वो तारीख नहीं भूलती जो बड़ी बेदर्दी से उसके दिमाग में खुरुस खुरुस कर लिख दी गई। 15 नवंबर सन 1999। वालदा हाथ में तलाकनामा देखकर जमी बोस हो चुकी थी। जिस वक्त उनका सर फर्श से टकराया है, जब उनकी कोख में पलती हुई जान लहू की सूरत अपनी मौत का संदेशा दे रही है, बिल्कुल उसी वक्त वो आका जान को सजदा शुक्र अदा करते देख रहा है। सुल्तान चचा को खुदा ने 7 साल के बाद औलाद के बाद बेटी से नवाजा था। वो कुदरत का सितम देखकर मुंजमद हुआ। छोटा सा वजूद था, सारा का सारा लर्जा कर रह गया। माँ शोहर की बेवफाई, औलाद के गम में उसके जीते जागते वजूद को फरामोश कर गई। आगा जान को दिल बहलाने के लिए सुल्तान चचा की बेटी मिल गई। अदीना मुजाहिद खान के गम से निकलती ही ना थी जो उन्हें अमर नजर आता। अमर दिन ब दिन सहमता जा रहा था। उससे वहशत होती है इतनी वसीओ अरीज हवेली में छई दकीक खामोशी से, जिसमें बस कभी कभार शेर दिल की आवाज सुनाई देती है। आए अमर, हम खेलते हैं। बाबा के साथ गांव चलेंगे अमर। आप रो रहे हैं अमर? अमर? 7 साला अमर खान ने सारी ताकत जमा करके जोरदार मुक्का अपने हम उम्र मलिक एहतशाम के मुंह पर रसीद किया था। फिर उसने एक मुक्के पर बस नहीं की, वो एहतशाम के सीने पर चढ़ बैठा और उसे मारता गया। उस्तानी बीच में न आती तो शायद वो उसे मार ही देता। आप तो बहुत अच्छे बच्चे थे अमर, क्या हो गया है आपको? उस्तानी उसके सामने पंजों के बल नीचे बैठी हुई उसके दोनों हाथ थाम कर पूछती थी। लड़ाई में वो भी जख्मी हुआ था। उसकी आंख सूजी हुई थी और गाल पर गहरा जख्म आया था। बाल मिट्टी में अटे, सफेद शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे। गाली दी थी उसने, गाली कह रहा था वो मुझे। कत्थई आंखें डुबडुबा गई। लब भींचकर उसने खुद को रोने से रोका, अपने हाथ छुड़वाए और तेजी से पलट गया। उस्तानी साकित निगाहों से उसे दूर ही दूर जाता हुआ देखती रही। पहाड़ों के हमराही में सब्जे को कुचलकर पुल पार करके अमर चश्मे के पास आया था। पत्थर पर बैठा पथरीली नजरों से मुसलसल बहते पानी को तकता जाता। उसके नरम गाल आंसुओं से भीगते जाते थे। उसे होठों के फटने से, गाल पर आई चोट से और आंख पर लगने वाले मुक्के की वजह से बेहद तकलीफ का सामना था, मगर घर के मकीनों से वो बसारत छीन ली गई थी जो उसके जख्म देख सके। बंद कमरे में गूंजती हुई उसकी सिसकियां तवील राहदारियों के पार वालदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर नामुराद वापस लौट आती थी। उसे बाबा पर गुस्सा आता था और एक लम्हे के लिए उसे वालदा भी बुरी लगती थी। अगर दुनिया में लाने के बाद किसी अर्जा शाही की तरह अपने वजूद से काट कर फेंक देना था तो पैदा ही क्यों किया? मार देना था उसे।
इतनी बड़ी हवेली में घुट घुट कर मरने से अच्छा था एक ही बार में वालदा गला घोट दे उसका, वरना बाबा पिस्तौल की गोलियों से भून दे उसे जरा अफसोस नहीं होगा अगर वो गर्दन तान कर कहे कि उस जैसा गंदा खून जीने का हक नहीं रखता। उसे बस निजात चाहिए, फिर कैसे भी। अजियत से भरी उन यादों में एक शाम वो भी है कि जब कनाडा में सुल्तान चचा अपनी बेटी की दूसरी सालगिरह मना रहे थे और अमर अपनी माँ की लाश के सिरहाने में खड़ा था। बस्ता उसके कंधे से फिसला, कपकपाते हाथों से उसने माँ के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया। खुदकुशी की है इसने, पहले ही कोख में हराम औलाद पालकर खुदा के आजाब को दावत दी हुई थी और अब अपने यार के गम में खुदकुशी करके हराम मौत मरी है। ऐसों के जनाजे पर मैं तो ना आऊं। सहन में खड़ी औरतें मुंह पर चादर डाले हुए सरगोशियां कर रही थीं। अमर की समाध पर उनकी सरगोशियां कोड़ों की तरह बरसी थीं। वो फटी फटी आंखों से माँ के सफेद चेहरे को तकता था। अदीना पीछे से उसे ना दबोचती तो वो वहीं खड़ा पत्थर का हो जाता। जो माँ का बड़ा बेटा होने के नाते रोना भूल गया था, वही अमर माँ की मौत पर बहादुरी की चादर तार तार करके फूट फूट कर रोया था। वो बुरी तरह मसला था, बहुत हाथ पांव मारे। उसे खुद से लगाकर खड़ी अदीना के लिए उसे संभालना मुश्किल हुआ। फिर वो बेजान होकर उनके बाजू में झूल गया। आंखें खुली तो खुद को नमली मेरा के पहाड़ों के बीच पाया और कानों से उस औरत की आवाज टकराई जो सुल्तान चचा के निकाह में थी। अमर की मरहुमा माँ और मुजाहिद खान का नाम लेती वो औरत सर से फिसल चुका दुपट्टा कदमों में रौंद कर अमर को आतिश की नजर कर गई थी। 9 साला अमर ने पहली बार उस आग को अपने अंदर भड़कते हुए महसूस किया था जो इंतकाम के नाम पर सब राख कर देती है और जिस दिल में लगे वो दिल खाकिस्तर हो जाता है। माफ नहीं करूंगा मैं आप सबको। अंधे गुंगे बहरे बने हुए हो, पछताओगे तुम सब। कसम खुदा की मेरी माँ को दी जाने वाली हर गाली का हिसाब लूंगा। हवेली के लोग तरहम भरी निगाहों से उसे देखते थे जो आस्तीन से आंखों को रगड़ता हुआ दूर ही दूर जा रहा था। सबसे दूर होकर वो वालदा के कब्र पर आया था। कब्र की नम मिट्टी को हथेली में महसूस करता खामोश आंसू बहा रहा था। जब उसकी पुष्ट पर पत्थर पड़े थे, मिट्टी उसके हाथ से फिसलती गई। बाबा कहते हैं जिना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी मासियत कोश को संसार किया जाता है और जो खुद गुनाह हो वो। उसने गर्दन जरा सी घुमाकर फासले पर खड़े एहतशाम और उसके दोस्तों को देखा। लब सख्ती से भीजे डुबडुबाई आंखों को बहने से रोक रखा। एहतशाम वापस जा चुका था और अम्र बहुत देर माँ की कब्र के कुतबे पर सर टिकाए हुए वहीं बैठा रहा। उस 6 फुट की कब्र में उस दिन सिर्फ वालदा का वजूद नहीं, अमर का बचपन भी उतारा गया था। वो अमर जो माँ के प्यार के लिए ललकता था, जिसकी आंखें बाप की याद में रोती थीं, उस शाम वालदा के साथ ही दफन हो गया था। गुरूब आफताब के बाद जो अमर हवेली को लौटा था, उसके चेहरे पर जमाने भर की सख्ती थी और इंतकाम रगों में दौड़ते खून में शरार पैदा कर रहा था। चौखट पर खड़े अदीना उसे देखकर ठिठकी। उसके चेहरे पर रकम तकलीफ और पत्थरों से जख्मी पुश्त जो दास्तान कहती थी, उसे सुनकर अदीना का हाथ दिल के मकाम पर टिका। वो लहू रंग कत्थई आंखें चीख चीख कर कह रही थी, अमर अपना बचपन जाया कर आया था। वालदा की मौत से पहले भी वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहा था, मगर उनकी मौत के बाद मोहब्बत की जमीन बंजर हो गई। कहत साली ने अमर को यूं जकड़ा कि वो ज़हनी ही नहीं जिस्मानी तौर पर भी बेहद मुतासिर हुआ था। कितने ही हफ्ते बुखार न टूटा, नींद बेहोशी की हालत में चीखता था, रात को ख्वाब में डरता था, कहता था लोग उसे पत्थर मारते हैं। पनाह लेने की खातिर उसकी अक्सर रातें बेड से लगकर ठंडे फर्श पर बैठकर अनुभा हाथ रखे गुजरने लगी थी। यहाँ नींद आती, वहाँ दुनिया के मकरा कह के उसके कानों में गर्म शीशा उंडेलते। भरे मजमे में वो तन्हा खड़ा संसार हो रहा होता। निगाहें किसी मोहसिन किसी अपने को तलाश करती। तकलीफ बढ़ती जाती, कोई हाथ उसकी तरफ न बढ़ता। तन्हाई किसी आसेब की तरह हावी हो जाती। गो के वो बचपन से कम गो था, मगर अब उसे बिल्कुल चुप लग गई थी। यह दिल घंटों बोलते रहता और वो हाना में जवाब देने की तौफीक भी न करता। हवेली में मकीनों को अब वो नजर आने लगा था, मगर उसके लिए सब कहीं खो गए थे। आगा जान की मोहब्बत दिल पिघलाती थी, न अदीना की थपकी उसे गहरी नींद सुलाती। वो मिन्नतें तरले करते कि कुछ तो बोलो। अमर ने खुद से जाने कौन सी जिद लगा ली थी। अमर कुछ चाहिए? सर नफी में हिलता। अमर पढ़ाई ठीक जा रही है? सर अस्बात में हिलता। अमर कुछ खाओगे? इस बार कोई जवाब न मिलता। उसे कुछ खिला दिया जाता तो ठीक, वरना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुंह से वो कभी ना कुछ मांगता ना कहता। स्कूल में नित नए मसाइल सर उठाने लगे। ऐसे में शेरदिल उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता। वो रोज रोज की लड़ाइयों से थकने लगा था, तो अब अक्सर शेरदिल उसके लिए मैदान में उतर जाता था। आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाकर अमर के लिए बकवास करने वालों को
धोकर रख देता था। 3 बंदे गिराए हैं आज अमर। बस्ता कंधे पर टिकाए पुल पार करते अमर को यासीन भरी नजरों से देखा। मुझसे क्यों नहीं बोलते? हवेली में बस आपसे ही तो दिल लगता है मेरा। यार दिल को शिकायत होती। अमर गर्दन घुमाकर पत्थरों पर सर पटकते पानी को देखने लगता। उसका अब कहीं दिल नहीं लगता था। मौसम में गर्मा के दिन कयामत जितने तवील हो गए थे और कटती तो जाड़े की ठिठुरती रातें भी ना थी। अमर मेरी जान कुछ तो बोलो। खफा हो तो गुस्सा करो, रोना है तो रो लो, मगर यूं चुप रहकर जान क्यों निकाल रहे हो? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता बच्चे। अदीना की आंखें अब अक्सर नम रहती थीं। वो खामोशी से उनके हाथों में दबे अपने हाथों को देखता रहा। उस उम्र में बच्चों के हाथ बहुत नरम होते हैं, बहुत साफ और निखरे। अमर के हाथ जख्मी थे। फटी हुई जिल्दें दिन ब दिन सख्त होती जा रही थीं। तुम हमें माफ नहीं कर सकते? बहुत आहिस्ता से उसने अदीना की गिरफ्त से अपने हाथ आजाद करवा लिए। बस्ता उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेड पर औंधे मुंह गिरकर कितनी ही देर सोचता रहा कि वो किस किस को कितना कितना माफ कर सकता है। क्या माफ करने से वालदा वापस आ जाएंगी? बाबा उसे अपना नाम दे देंगे? लोग उसे गालियां नहीं देंगे? और क्या माफ करने से बचपन लौट आते हैं? मोहब्बत की बंजर जमीन आबाद हो सकती है? क्या उसकी जिंदगी में जिंदगी लौट सकती थी? जिंदगी एक मासूम कलाकारी की सूरत लौटी थी। बहुत मुश्किल हालात में वो आसानी बनकर आई थी। शबे दजोर में अमर की निगाहें जिसे तलाश करती थी, उस माह दरक्षा ने अलमीरा की सूरत में उसके कमरे की खिड़की से झांका था। उसे जिस सुकून की तलब थी वो अलमीरा के चेहरे पर तहरीर मिला। फजर के आसमान सी, खजा में बहार सी, अमर के जाए पनाह मोहब्बत की बंजर जमीन पर खिला पहला फूल। अमर ने जिस बचपन को कब्र में उतारा था वो अलमीरा की सूरत में हंसता खेलता उसके सामने खड़ा था। बेहद प्यारा, बहुत खूबसूरत बचपन। उस दिन सुल्तान चचा की कोल ने उसके अंधेरे कमरे में शमा जलाई थी। वो उसकी चुप तोड़ने में नाकाम ठहरे तो अलमीरा को आजमा लिया था। अमर, इससे मिलो, ये मेरी बेटी है अलमीरा। मोबाइल की स्क्रीन पर 2.5 साला अलमीरा का चेहरा नजर आया। अमर ने जरा की जरा निगाहों का रुख स्क्रीन की तरफ किया, फिर जैसे नजरें वहीं ठहर सी गई। प्यारी है? चचा उसकी महंगियत देखकर पूछ रहे थे। वो चंद पल ठहरा, फिर नफी में सर हिला दिया। चचा हंस पड़े। मुझे तो बहुत प्यारी है ये, तुम्हें भी प्यारी हो जाएगी। चचा ने वालहाना अंदाज में बेटी के गाल चूमे थे। इससे बात करोगे अमर? ये अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है, मुझे बाबा भी कहती है। वो जो चचा को बाबा कहने लगी थी अचानक ही ज़ारों कतार रोना शुरू कर चुकी थी। वो इतना बुरा रो रही थी कि अमर के चेहरे पर नागवारियत छा गई। मोबाइल आगाजान को पकड़ाकर वह अपने कमरे में चला गया था। अगले दिन उसने आगाजान को चचा से बात करते देखा तो खुद ही उनके पास आकर बैठ गया। आगाजान बेयकीन हुए। कितने दिन, हफ्ते, महीने गुजर चुके थे, अमर कभी उनके पास नहीं बैठता था। अलमीरा उसे ले आई थी। उस पर जमी सर्द मेहरी की बर्फ बहुत गैर महसूस तरीके से पिघलने लगी थी। बहुत खामोश सहमा हुआ अमर सरसरी से सुल्तान चचा की बातें सुनते हुए इश्तियाक से उनकी गोद में खेलती हुई अलमीरा को तकता था। सुल्तान चचा अक्सर उसे अमर का नाम सिखाने की कोशिश करते मगर नाकाम रहते। एक दिन आगाजान के मशवरे पर वो उसे खान सिखाने लगे। बेटा बोलो खान। खान। चचा का बेटा अपनी गुड़िया के साथ खेलने में मसरूफ रहा। अलमीरा, अमर नाराज हो जाएगा, बोलो खान। खान। ऐसे। वो ना बोलती तो अमर को कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसने बोला तभी अमर साकित रह गया। बिल्कुल सुन। खाना। 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 कथई आंखें बेयकीनी से फैली, फिर धीरे धीरे सिमटती आईं। बहुत आहिस्ता से अमर के लब खमदार हुए। दाहिने गाल पर चांद सी लकीर बनी और आगाजान की नजरों में आते ही मादूम हो गई। अमर खाना। उसने दिल में कई बार ये नाम दोहराया था। वह सरदार का जानशीन था, मगर किसी घटिया तरीन मुजरिम को भी इंसान होने के नाते जो इज्जत मिलती है, अमर उससे भी महरूम रहा था। हवेली में सब उसे अमर बुलाते थे। हवेली से बाहर गाली, वरना गाली। अलमीरा बड़ी मासूम थी जो उसे इतनी इज्जत दे रही थी। अमर बहुत अच्छा था जो उस इज्जत के बदले में उसे वो मोहब्बत देना चाहता था जो उसे तो ना मिली। अगले चंद दिन सुल्तान चचा की कॉल नहीं आई। आगा जान उसके शाम को ट्यूशन से आते ही हॉल में बैठ जाने को खूब समझ रहे थे, मगर मुंह से कुछ नहीं बोले। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी अमर अपनी चुप तोड़ेगा, मगर उसकी तरफ हनूस खामोशी थी। हफ्ते बाद सुल्तान चचा की कॉल आई तो वो कैमरा में अलमीरा की बजाय चचा को देखकर मायूस हुआ। वो उससे इधर उधर की बातें कर रहे थे।
और अमर बेचैनी से अलमीरा का मुंतजिर था। चाचा अलमीरा की बात क्यों नहीं कर रहे थे? अमर, कल मैं मार्केट गया और वहां से मैं तुम्हारे लिए। मेरा कहाँ है चाचा? सुल्तान चाचा के लब कितनी ही देर नीमवा रहे। आगा जान बेयकीनी से उसे देखते गए। हॉल के दरवाजे पर एस्तादा अदीना अपनी सिसकी दबाते हुए चौखट पर सर टिका गई। हवेली की दरो दीवार दबा खुद रह गई। वालदा की मौत के 1.5 साल बाद अमर ने कुछ कहा तो मीरा का पूछा था। अलमीरा को हिफाजती टीके लगे हैं तो बीमार पड़ गई है, सो रही है, रुको दिखाता हूँ। उन्होंने कैमरा सोई हुई अलमीरा की तरफ किया। अमर का मुंह बन गया। मोबाइल आगा जान को पकड़ाकर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में बंद हो गया। अलमीरा अब थोड़ा साफ बोलने लगी थी। उसके पास अमर को बताने के लिए बहुत सी बातें होती थी और अमर उसके टूटे फूटे जुमलों को बिना उकताए सुनता रहता था, जवाब भी देता था। अलमीरा 4 साल की हुई, वो 11 साल का हो गया। वालदा के इंतजार को 2 साल बीत गए। मुजाहिद खान को गए हुए 4 साल हो चुके थे। वो अब आगा जान और अदीना को परेशान नहीं करता था, खामोश दबा था, मगर किसी भी सवाल का जवाब अब सिर्फ हाँ ना में नहीं होता था। भूख लगती तो खाना मांग लेता, किसी चीज की जरूरत पड़ती तो आगा जान या अदीना से कह देता, लेकिन अब भी कोई बात खुद शुरू नहीं करता था। बस एक अलमीरा थी जिसके साथ 2 घंटे बातें करने के बाद भी खफा होकर कमरे में जाता था। सुल्तान चाचा को उसे जल्दी क्यों सुलाना होता था? यादों के औराक खंगालते हुए उस शाम पर ठहरना लाजिम अमर था कि जब अलमीरा ने उससे कोई बात नहीं की, वो सारा वक्त बेड पर औंधे मुंह पड़ी रही और चचा उसके मिन्नतें करते रहे। अलमीरा बेटे, इतनी जिद्दी क्यों होती जा रही हो? चचा थकने लगे थे। उसे क्या चाहिए? चचा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब अमर कमरे में जा रहा था तो वो आगा जान को बता रहे थे कि अलमीरा को क्या चाहिए। मोबाइल में अमर की तस्वीर देखकर पूछ रही थी, कौन है? मैंने कह दिया मेरा बेटा है अमर। तब से रट लगा रखी है, मुझे भी अमर जैसे बेटा चाहिए। अमर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा, बहुत अरसे बाद, बहुत जोर से। आगा जान मसमराइज होकर उसे तकते थे। वो हंसकर सर झटकता अपने कमरे में चला गया। अलमीरा उसी तरह बेड पर औंधे मुंह पड़ी थी। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं दिलाकर दे रहे, कट्टी कट्टी कट्टी। चाचा ठंडी सांस भरकर रह गए। चंद दिनों बाद हॉल में गूंजते अमर के केके का शोर थमा तो सिसकियां दिल तारीक करती गई। तवातर से गिरते आंसू में हर शय भीग गई। आगा जान को हार्ट अटैक हुआ है, आप प्लीज आ जाएं चाचा, मैं आगा जान को नहीं खोना चाहता। बहुत अरसे बाद अमर बिलक बिलक कर रोया था। आगा जान को सर्जरी के लिए ले जाया गया था। सुल्तान चाचा कनाडा से रवाना हो गए। ऑपरेशन कामयाब रहा। सुल्तान चाचा की फ्लाइट क्रैश हो गई। तुम इतने मनहूस क्यों हो अमर? क्या अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जिंदगियां तबाह करना काफी नहीं था जो मेरे शोहर को खा गए तुम? मेरी बच्ची को यतीम कर दिया है तुमने अमर। फोन कान से लगाए चची की बातें सुनता अमर ढह जाता अगर अदीना उससे फोन न छीनती। चचा को मैंने मारा है, सर्द लेजा ठिठुरती हुई आवाज। नहीं अमर नहीं, किसी की जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। अदीना ने उसे खुद में भींचा। मैं मर क्यों नहीं जाता अदीना? लीजिए, मैं अपने लिए बेहिसी समय हुए पूछा। मेरा कितना रोई होगी अदीना? आवाज भीगती गई। बिन बाप के पलता हुआ अमर अलमीरा को यतीम होते देखकर नए सिरे से यतीम हुआ था। नमली मीरा के ऊंचे पहाड़ों का हुस्न, पहाड़ों से बहती आबशार के दिलसोज आवाज, पुल पार करता अमर मुसलसल बोलता शेर दिल। और वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खोलते ही उसने अलमीरा को अपने जानिब भागकर आते हुए देखा। चेहरा खिल उठा, आंखें चमकी। अमर ने कंधे पर टिका बस्ता उतारकर बाहें फैलाई। अलमीरा खुशी से चीखती उसके गले से लगी थी। 12 साल का अमर, 5 साल अलमीरा, भागती दौड़ती मुसलसल बोलती अलमीरा, अमर खाना। उसने दोनों बाजू अमर की गर्दन के गिर्द लपेटे थे। मेरा खानम। अमर ने प्यार से उसके भरे भरे गाल चूमे थे। अलमीरा वैसी ही प्यारी थी जैसी वीडियो कॉल्स में लगती थी। करमजी रंग के गर्म कपड़ों में फूले गालों वाली मेरा हानजादे। चची इद्दत मुकम्मल करके पाकिस्तान चली आई थी। वो दूसरी शादी कर रही थी, तभी अलमीरा को यहाँ भेज दिया था। अमर से खुशी संभाले न संभलती थी। उसे अपना जाती खिलौना मिल गया था, इतना प्यारा, बहुत मासूम। अलमीरा सारा दिन घर में कोई ना कोई तूफान बर्पा करे रखती थी। आगा जान गांव चले जाते, अमर और शेरदिल स्कूल। वो अकेले ही अदीना के नाक में दम किए रखती। शाम को वो शेरदिल के साथ होती क्योंकि अमर को ट्यूशन जाना होता था। रात में अब उसे माँ नहीं अमर चाहिए होता था। उसी के साथ सोना है, उसी के हाथ से खाना खाना है। दिन ब दिन अमर की लाडली होती जा रही है ये, आगाजान तमानियत से कहते थे। बेड के कोने पर सिमट कर सोया हुआ अमर
और पूरे बेड पर काबिज होकर गहरी नींद सोती अलमीरा। अमर का हाथ अलमीरा के ऊपर था, शायद उसे थपकते थपकते सो गया था। इसकी उम्र के बच्चे को अपना होश नहीं होता और ये अपने साथ साथ अलमीरा को भी संभाल रहा है। 12 साल की उम्र में 22 साल की जितनी संजीदगी आ गई है इसमें। अदीना को अपने भांजे पर बेक वक्त प्यार और तरस आया था। खाना, शेरदिल ने मेरी गुड़िया दफना दी है। अलमीरा ऊंची आवाज में रोते हुए अमर के कमरे में आती थी। वो सांस नहीं ले रही थी अमर। मैंने नाक पर हाथ रखा, गर्म हवा ही नहीं आई। मासूमियत से कहकर शेरदिल ने कंधे उचकाए। अमर तासुब से उसे देख कर रह गया। अमर से 2 साल छोटा था, मगर अकल अलमीरा से भी छोटी थी उसकी। खाना, शेरदिल मेरी कैंडीज खा गया। वो एक मसला हल करता, शेरदिल नया मसला खड़ा कर चुका होता था। अलमीरा फिर किसी कोने से रोती हुई बरामद होती। खाना, शेरदिल ने मेरा क्लिप तोड़ दिया। खाना, शेरदिल, खाना, खाना। हर गुजरते दिन के साथ वो उन सदाओं का आदी होता जा रहा था। टिश्यूज ट्राउजर की जेब में रहने लगे थे कि लाडली कहीं से भी बहती हुई आंखों और नाक के साथ बरामद हो जाती थी। शेरदिल के साथ लड़कर अमर के सामने रोकर वापस शेरदिल के साथ खेलने चली जाती थी। किसी की परवाह ना करने वाला अमर अलमीरा की परवाह करने लगा था। कम गो अमर अलमीरा के साथ बिना थके बोलता था। वो जो बज़ाहिर बहुत सर्द सा था, सख्त सा लगता था, अलमीरा के लिए मोम से ज्यादा नरम बनता जा रहा था। अपना बचपन मारकर अलमीरा के बचपन की हर तरह से हिफाजत करने का अहद किया था उसने। 2 माह बाद अलमीरा की माँ उसे ले गई थी। अमर बेयकीनी से आगाजान को देखता गया, जो उसे अलमीरा के जाने की खबर सुना रहे थे। वो जा चुकी थी। अमर उसके बगैर कैसे रहेगा? अमर, वो छोटी है, बात के बाद उसे माँ से महरूम करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी उसके साथ। यहाँ कौन उसका ख्याल रखता? अदीना ने उसकी आंखों में पानी जमा होते हुए देखकर कहा। मैं था ना अदीना, मैं था ना। आवाज कांप गई, आंसू गालों पर लुढ़क गए। तब भीजता वो अपने कमरे में बंद हो गया। वो ऐसे कैसे जा सकती थी? इतने दिनों में वो बस 2-3 बार ही तो अपनी माँ के लिए रोई थी। वहाँ वो किस तरह के लोगों में रहेगी? वो उसे अमर से ज्यादा चाहेंगे? वो उसके, अलमीरा के, अमर खाना के मुतबादिल हो सकते थे? वो उसके लिए चॉकलेट्स लाएंगे? वो उसे तब तक थपकी देते रहेंगे जब तक वो सो ना जाए? जब वो खेल में गिरकर रोएगी तो उसके आंसू पोंछेंगे? वो ऐसे नहीं करेंगे, सब अमर तो नहीं होते। उस रात वो ख्वाब में डरा था। उसे पत्थर मारे जा रहे थे। सब उसे बदकार और हराम मौत मरी माँ का बेटा कह रहे थे। गहरा अंधेरा छटता ही नहीं था। रात काटे न कटती थी। एक जहाज क्रैश हुआ, एम्बुलेंस का बजता सायरन और उसके बरहाना कमर पड़ते हुए पत्थर, मुजाहिद खान का हैंड कैरी और सफेद चादर में लेपटा हुआ वजूद, बेड से लगकर ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ अकड़ू बैठा अमर, मुसलसल गिरते आंसू और दर्द से फटता सर। वो था ना अलमीरा के लिए। अलमीरा से उसकी मुलाकात 3 साल बाद हुई थी। चची ने उस दौरान अमर की अलमीरा से कोई बात नहीं होने दी थी। 1-2 बार जब आगाजान कॉल पर उससे बात कर रहे थे तो उनकी गुफ्तगू सुनकर उसे मालूम हुआ था कि अलमीरा अपने ननियाल में नहीं, चची के दूसरे शोहर के साथ रहती थी। वो अब बहुत कम बोलती थी। आगाजान कुछ पूछते तो उसका जवाब दे देती। पहले की तरह उसके पास सुनाने को कहानियां होती थी, ना ही वो बात बेबात हंसती थी। अपनी बातों से वो 7-8 साल की बच्ची नहीं, 17-18 साल लड़की लगती थी। अमर को शक सा था कि अलमीरा वहाँ खुश नहीं है। वो अपनी माँ के पास है अमर। आगाजान उसे खामोश करवा देते। और फिर मीरा उसके सामने थी। 10वीं जमात का बोर्ड का आखिरी इम्तिहान देकर वह स्कूल से निकला तो आगाजान और अदीना को सामने देखकर बेहद हैरान हुआ। आप लोग यहाँ खैरियत से? बूझो तो जाने। अदीना ने कंधे उचकाए। अमर की नजरें उन दोनों की गुलजार चेहरों से फिसलती हुई सरदार की ऊंची सियाह गाड़ी से निकलती अलमीरा पर ठहर गई। मीरा आई है, वो खुशी से चीखा। उसके सामने खड़ी होती अलमीरा उसकी इस कदर तेज आवाज पर झेप सी गई। अमर खाना। 8 साल अलमीरा ने मुसाफिर के लिए अपना दायां हाथ आगे किया। मीरा खानम। 15 साल अमर ने गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया था। वो बड़ी हो गई थी और कमजोर भी। चॉकलेट के रंग के बाल पोनी में बंधे थे। ओवर साइज नीली पैंट पर गुलाबी कुर्ती पहनी हुई थी। आंखों की चमक मांद पड़ गई थी। लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट अब पहले जैसी जिंदगी से भरपूर नहीं थी। और उसके गाल देखकर अमर को धचका लगा था। उसके चबी गाल भी वैसे नहीं रहे थे। जहां अमर टिकटिकी बांधे उसे तकता था, वही अलमीरा मबहूत होकर अपने सामने खड़े हुए इतने ऊंचे अमर को देख रही थी। वो जवान हो रहा था, अच्छा कद निकल आया था। सुनहरी धूप में खिलते चेहरे पर मूछें आ रही थी। लंबे सियाह बाल शानों तक आते थे। शबाब की सरहदों को छूता अमर, बचपन की कशिश में झूलती अलमीरा।
आप तो बड़े हो गए हैं खाना। अल्फाज अदा होते ही गाल गुलाबी हुए। आप भी खानम। अमर महसूस सा मुस्कुराया, फिर अदीना की तरफ मुड़ा। ये छोटी तो सच में बड़ी हो गई है, मुझसे शर्मा कैसे रही है। अदीना हंस पड़ी। वो दिलचस्प निगाहों से अलमीरा को देखे गया, जो उसकी बात पर खिसक कर अदीना के पीछे छुपी थी। बाकी बातें घर चलकर करें। अदीना के कहने पर वो सरनफी में हिला गया। अगर मीरा थकी हुई नहीं है तो मैं इसे नमली मीरा दिखाऊं। अलमीरा के चेहरे पर एकदम ही खुशी के रंग आए। मुझे चश्मा देखना है। वो पुरजोश हुई। ठीक है, देर मत करना, जल्दी घर आना। आगा जान और अदीना वहीं से लौट गए। वो अलमीरा को लेकर चश्मे के पास चला आया। उसका हाथ थामकर वो पुल पर चढ़ी थी। पत्थरों पर सर पटकता मुसलसल रवा पानी, इर्द गिर्द पहाड़, फिर बराबर में चलती अलमीरा। शाम के इस पहर ये सारा मंजर जादुई महसूस होता था। मशहूर सी इर्द गिर्द देख रही थी। अमर उसकी महवियत महसूस करके ख्वामोखाई मुस्कुराता जाता था। पुल पार करके वो चश्मे के करीब आए। अमर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। अलमीरा पानी में उतर गई। पाँव पानी में डालते ही उसकी चीख निकली थी। अमर बेसाख्ता हंसा। पानी एक ठंडा है खाना, हीटर तो नहीं चल रहा ना अंदर, सोच समझ कर जाना था। उसने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया। अलमीरा मुंह बनाकर वापस आने लगी। उसके बराबर में रखे पत्थर पर बैठ गई, पर गर्दन तिरछी करके बगौर उसे देखने लगा। तुम्हें नमली मेरा बिल्कुल याद नहीं? वो हाथों को रगड़ती सरनफी में हिला गई। फिर मैं कैसे याद हूँ? पता नहीं, बस आप नहीं भूले। सर झुक गया, कत्थई आंखें चमकी। दुनिया जितना जलील कर ले, वो हमेशा उसे मौत पर ठहराती थी। तुम खुश हो मीरा? जी? उसका सवाल मुश्किल तो नहीं था जो वो समझ ना पाती। घर में सब ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा? अलमीरा ने सर हिलाने पर इक्तफा किया। निगाहों का रुख चश्मे की तरफ कर लिया। उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखता अमर उसके कान की पिछली तरफ लगे हुए चोट देखकर उससे पूछ बैठा, ये चोट कैसे लगी? कौन सी? अमर चौंका। और कितनी चोटें थीं? यहाँ कान के पीछे। उसने अपने कान की पिछली तरफ हाथ रखकर बताया। अलमीरा ने आहिस्ता से चोट को छुआ। गिर गई थी। कैसे? हिना का फीडर गुम कर दिया था। अम्मी ने थप्पड़ मारा, मैं मेज पर गिरी, बस तभी। कहीं अंदर जन्म लेते अमर के अंदेशे सही साबित हो रहे थे। वो ये नहीं चाहता था। जब वो अलमीरा से पूछ रहा था कि क्या वो खुश है, तो वो सुनना चाहता था कि वो बहुत खुश थी। इतना कि उसे अमर याद नहीं रहा था। वो उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है? उसका अस्पात में हिलता सर अमर का दिल निचोड़ गया था। वो मेरी अम्मी नहीं है, वो हिना की अम्मी है। मेरे बस बाबा थे। आई मिस हिम एंड आई मिस यू टू। आंखें आंसू से लबालब हुई। आगा जान को क्यों नहीं बताया? अम्मी कहती हैं वो मुझे मार देंगी अगर मैंने उन्हें बताया। अमर ने कल्ब से मुट्ठियां भींच ली। मुझे क्यों बता रही हो? पता नहीं। आवाज रुंध गई। कई आंसू आरिस पर बहते गए। रो तो मत मीरा, इस कदर बेचारगी से कहा कि वो आंखों पर हाथ रखकर सिसकियों से रो पड़ी। अमर लब भींचे उसे रोते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था बच्चे रोए तो उन्हें चुप कैसे करवाया जाता है। वो खुद रोता था, ना कभी किसी को तसल्ली देने की नौबत आई थी। अलमीरा अपनी मर्जी से चुप हुई थी। सिसकियां थमी तो उसे टिश्यू की जरूरत महसूस हुई। अमर ने बैग से टिश्यू निकालकर उसे पकड़ा दिया। चॉकलेट खाओगी? आस्तीन से अपने गाल रगड़ती अलमीरा ने सरनफी में हिलाया। मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। वो इस इंकशाफ पर हैरान रह गया। वो छोटी थी तो चॉकलेट का बाकायदा नशा करती थी, जिद करके चॉकलेट मंगवाती थी। और अब जब अमर ये नशा करने लगा था तो वो कह रही थी कि उसे चॉकलेट नहीं पसंद। फिर क्या पसंद है? अंडे वाला बर्गर और मिंट सोडा और आइसक्रीम। उसने सोच सोच कर चीजें गिनवाई। और बस उसकी पसंद बस इन 3 चीजों तक महदूद थी। अमर ने ठहर कर उसे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। आओ तुम्हें यहाँ का बर्गर खिलाता हूँ, फिर हम आइसक्रीम खाएंगे और मिंट सोडा अदीना से कह देना, वो बना देंगी, क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलता। वो उसका हाथ थामकर उसे पत्थरों से बना रास्ता पार करवाने लगा। उस रात उसने अलमीरा से हुई सारी बात आगाजान को बताई थी। आप अब भी उसे वापस भेज देंगे? वो उसकी माँ है। एक बार हाथ उठा लिया तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? आगाजान उसके हर अंदाज से मालूम हो रहा था कि ये पहली बार नहीं था। अमर, तुम क्यों अलमीरा के मामले में इतनी जिद्दी हो? तुम समझते क्यों नहीं कि उसे यहाँ वो नहीं मिल सकता जो उसकी माँ उसे दे सकती है? अगर सुल्तान का बेटा होता मैं उसे अपने पास रख लेता, मगर वो बच्ची है अमर, उसे माँ की जरूरत है।
अदीना है ना, उसे वो देने के लिए जो एक माँ देती है। मैं अलमीरा को यहाँ ले आया तो अदीना सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रहेगी। क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं? वो कई पल चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर उठकर चला गया। अलमीरा के मामले में अपनी ये बेबसी उसे शदीद इंतजार में मुब्तला कर रही थी, मगर उस वक्त आगाजान की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अगले दिन उसकी आंख शेरदिल की चीख पर खुली थी। आवाज लॉन की तरफ से खुलती खिड़की से आई थी, जो खुली रह गई थी। उसने आंखें मलते हुए खिड़की में खड़े होकर लॉन में झांका। तुम्हें मैं याद नहीं? खाओ कसम। वो शदीद सदमे में था। अलमीरा लब काटती हुई सरनफी में हिला गई। दिमाग पर जोर दो, मेरा नाम शे से आता है, एक जानवर भी होता है ये। अमर खिड़की पर कोहनियां टिकाए हुए दिलचस्पी से ये मंजर देखने लगा। शुतुरमुर्ग? शे के बाद ही शेरदिल का मुंह बन गया। शेर? शाबाश। और एक चीज जो हमारे अंदर होती है, बहुत अहम होती है। अगला हिंट। दांत? अमर हंस पड़ा। गलत जवाब, फिर से सोचो, बहुत ज्यादा अहम। वो रुक जाए तो हम मर जाते हैं। नाक? बंद होते ही तो सांस नहीं आती और हम मर जाते हैं। वो धड़कता भी है। आखिरी हिंट। दिल? शेर दिल? हाँ, शेर दिल। तुम तो बहुत अक्लमंद हो यार। शेर दिल की तारीफ पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अमर खिड़की बंद करके वापस बिस्तर पर दबक गया। अभी आंखें बंद की थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोला और शेर दिल ने अपना सर निकाला। अलमीरा रोज रोज तो घर नहीं आती जो आप अब तक सो रहे हैं। वो कंबल में मुंह दिए पड़ा रहा। शर्म नहीं आ रही आपको? वो सुबह फजर में ही उठकर बैठी थी, आप 10 बजे भी सो रहे हैं। अमर ने कंबल से मुंह निकालकर उकताहट भरी निगाह उस पर डाली। मसला क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? मैं और अलमीरा आगाजान के साथ गांव जा रहे हैं, आपकी साइकिल चाहिए। उसने अपना मुद्दा पेश करके दांत निकाले। तुम उसे गिरा दोगे। अमर का सर फौरन ही नफी में हिला। साइकिल को? मीरा को? लेकिन उसे साइकिल पर ही जाना है, आपको नहीं देनी ना दे, मेरी काबिलियत पर क्यों शक कर रहे हैं? वो खफा होकर दरवाजा बंद करके जा चुका था। अमर ने वापस कंबल में मुंह छिपा लिया, मगर अब नींद गायब हो चुकी थी। करवटें बदलता वो सोने की कोशिश में मुसलसल नाकाम हो रहा था। बिल आखिर हार मानकर बेड से उतरकर बिस्तर समेटकर वो नहाने जा चुका था। नमली मीरा के पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्ते, ऊंचे नीचे और कुछ खतरनाक, बहती आबशारें और दूर से झलकता हुआ दरिया के ऊपर बना पुल। साइकिल के पैंडल पर उसके पांव सुस्त रवि से हरकत कर रहे थे। गांव जाने के 2 रास्ते थे, जो मुख्तसर था वो खतरनाक था। अमर ने लंबा रास्ता इख्तियार किया था, पुल पार करके ऊंचे सब्ज दरख्तों वाला रास्ता। उसके पीछे बैठी अलमीरा मबहूत होकर फलदार दरख्तों को तकती थी। साइकिल नीचे उतर रही थी। उसने पैंडल पर पांव की हरकत रोक दी। साइकिल आराम से पहाड़ों से उतरती गई। सामने गांव था। वो टिकटिकी बांधे हर तरफ फैले सब्जे को देखे गई। अतराफ में फूल ही फूल खिले थे। गाड़ियां उस कच्ची सड़क पर कम कम ही नजर आ रही थी। सादा लोग उसके लिए यकसर अजनबी जबान में बात कर रहे थे। ये जहाँ सब्जा देख रही हो, सख्त सर्दियों में ये बर्फ से ढका होता है। यहाँ एबटाबाद जैसी सर्दी होती है? दिलचस्पी से पूछा। उससे कहीं गुना ज्यादा। कल तो पानी में जाकर सलामत वापस आई थी, सर्दियों में जाओ तो वापसी नामुमकिन लगती है। मुस्कुराते हुए उसकी कल की हरकत पर उसे छेड़ा। अलमीरा नाक सुकेड़ कर इर्द गिर्द देखने लगी। 10-15 मिनट बाद वो आगाजान के पास पहुंचे थे। उसने आगाजान की गाड़ी के साथ साइकिल रोक दी। शेरदिल ने अलमीरा को देखकर हाथ हिलाया। फिर उसने अमर को देखा तो खपकी से मुंह मोड़ लिया। आओ अलमीरा, यहाँ का बाजार घूमते हैं। शेरदिल ने उसे अपने पास बुलाया। यहाँ पर पार्क है? उसके जोश से पूछने पर शेरदिल ने अमर को देखा। अमर ने शेरदिल को। कुछ ही देर में वो दोनों दरख्त के तने से अलमीरा के लिए झूला डाल रहे थे। आगाजान, आप यहाँ पार्क बनवा सकते हैं? वो उन दोनों को मुश्किल में देखकर आगाजान से पूछ रही थी। और हुकुम? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। वो हंसकर सर नफी में हिला गई। आराम से शेरदिल, आराम से, गिर जाएगी वो। झूले पर बैठी अलमीरा, उसके पीछे खड़ा उसे झूला देता शेरदिल, कुछ फासले पर आगाजान के हमरा खड़ा अमर, लापरवाह शेरदिल, फिक्रमंद अमर। शेरदिल! अमर ने झूले का तवाजुन बिगड़ते देखकर तेज आवाज में उसे डपटा। आप थोड़ी देर चुप कर जाएं, क्यों तंग कर रहे हैं हमें? शेरदिल उसकी मुसलसल चिक से झल्ला गया। अगर मेरा गिरी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और तेज शेरदिल, और तेज। सर्द हवा के थपेड़े अपने रुखसारों पर महसूस करती अलमीरा ने बुलंद आवाज में कहा। अमर की परेशानी में इजाफा हुआ। झूला मजीद ऊपर को जाने लगा।
मेरा गिर जाओगी। उसने एक आखिरी कोशिश की थी। आप पकड़ लीजिएगा। कितना मान था उसे। बस उसी लम्हे में उसने अहद कर लिया, अलमीरा गिरेगी वो उसे थाम लेगा। फिर वक्त आगे बढ़ा तो ये अहद मजबूत होता गया, थोड़ा बदल भी गया। अमर उसे गिरने ही नहीं देगा। लॉन की तरफ खुलती कमरे की खिड़की के दोनों पट खोले। अमर खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा था। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो अलमीरा सारी दरवाजे के पीछे छुपी हुई बस सर निकाले खड़ी थी। आ जाऊं? झिझक कर पूछा। आ जाएं? दोनों हाथ कमर पर बांधे वो अंदर आ गई। नपे-तुले कदम उठाकर उसके पास खड़ी हुई। लब नीम वाक किए कुछ कहने की कोशिश की। अमर किताब बंद करके मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। नजरें उसके मुस्तरब चेहरे से होते हुए कमर के पीछे बंधे हाथों पर टिकी। वो कुछ छुपा रही थी। क्या बात है मीरा? नरमी से पूछा गया। उसने पलक झपकी, फिर हाथ आगे किए। ये आपके लिए। हाथों में किताबें थीं। अमर के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले। मुझे समझ नहीं आ रहा था आपके लिए क्या लाऊं। फिर आगा जान ने बताया कि आप किताबें पढ़ते हैं। वो क्लासिक नॉवल, सियासी किताबें पढ़ता था। अलमीरा हाथों में बच्चों की कहानियों की किताबें लेकर खड़ी थी। अमर ने मुस्कुराते हुए किताबें उससे लेकर गद्दी पर रखी, फिर उठ गया। सोफे के पास रखा फ्लोर कुशन उठाकर उसकी तरफ आया। बैठो। वो उसकी जगह पर बैठ गई। अमर ने फ्लोर कुशन फर्श पर रखा, फिर किताबें उठाकर उस पर बैठ गया। तुम पढ़ती हो किताबें? अलमीरा ने नफी में सर हिलाया। चलो मैं सुनाता हूँ, पहले कौन सी पढ़ूं? हाथ में मौजूद चारों स्टोरी बुक्स उसके सामने की। उसने स्नो वाइट की तरफ इशारा कर दिया। अमर ने बाकी किताबें रखकर वो उठा ली। ये कहानी है स्नो वाइट की। ये देखो, ये है स्नो वाइट। ये दुनिया की सबसे हसीन लड़की मानी जाती है। लेकिन तुम्हें इसमें कुछ हसीन नजर आ रहा है? अलमीरा ने झट सर इस्बात में हिलाया। इसके बाल ब्लैक हैं, प्यारे हैं। अच्छा, मुझे लगा चॉकलेट कलर के बाल ज्यादा प्यारे होते हैं। वो मायूस हुआ। और इसकी आंखें देखें। मुझे तो हिरन जैसी आंखें खूबसूरत लगती हैं। और इसके गाल। मुझे चबी फेस पसंद है। अलमीरा का चेहरा उतर गया। दुनिया की सबसे हसीन लड़की में वो कीड़े निकाल रहा था। कितनी गलत हरकत थी। खैर छोड़ो, कहानी सुनते हैं। हाँ, तो कहानी है स्नो वाइट की, जो दुनिया की सबसे हसीन लड़की मानी जाती थी। खिड़की का पट खुला रहा। ठंडी हवा के झोंके हड्डियां जमाने लगे तो उसने अलमीरा को कंबल पकड़ा दिया। उसकी जिद पर भी खिड़की बंद नहीं की थी। उसे घुटन होती थी बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों से। वो फ्लोर कुशन पर बैठा उसे कहानी सुनाता रहा। कंबल में दुबकी अलमीरा महवियत से उसे देखती कहानी सुनती रही। जितने दिन वो नमली मीरा रही, रोज रात को उसके पास कहानी सुनने आ जाती थी। खिड़की के खुले पट से झलकते आसमान पर आ बैठा चांद गहरी नजरों से उन दोनों को तकता रहता था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और अब तक सिर्फ पास्ट की स्टोरी चल रही है, तो हो सकता है कि ये एपिसोड पास्ट में ही चले और काफ़ी कुछ है जो क्लियर हो जाए, जो कन्फ्यूज़न है थोड़ी बहुत, कि अलमीरा की कस्टडी जब आगा जान को मिल गई थी तो फिर वो दोबारा मामा के पास कैसे गई अपनी। तो ये सब क्लियर हो जाए शायद, देखते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।